हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं रिगार्डिंग दी यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, जो कि बहुत जरूरी है अगर आप इन एग्जाम की सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करके, पास्ट ईयर पैटर्न्स को एनालाइज करके, पास्ट ईयर कट ऑफ्स को एनालाइज करके हमने ये बातें तैयार करी हैं और आपकी स्ट्रेटेजी को अच्छा बनाने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलता है डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम 2 पोस्ट के लिए कंडक्ट होता है। एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि लेवल 10 जॉब है, बहुत ही क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। और दूसरी है लेवल 8 जॉब इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की, जो कि अगेन बहुत क्वालिटी जॉब मानी जाती है। नो डाउट ये एग्जामिनेशन रेगुलर एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन जब भी ये एग्जाम आते हैं तो काफी बच्चे इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और इन एग्जाम्स का कंपटीशन ही एक अलग लेवल का होता है। तो यहां पर जो मेरा पहला पॉइंट है, जो आप लोगों को पक्का पता होना चाहिए कि इन एग्जाम्स में कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये एग्जाम रेगुलर नहीं है, कभी कभी आते हैं, तो लोगों को कम ही इन एग्जाम्स के बारे में पता होगा, तो शायद आप इस एग्जाम को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कहीं भी इस एग्जाम में कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। आप लोग यहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन देखेंगे, बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत क्वालिटी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं आपको 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ है उसी का डाटा बताऊं, तो यहां पर 2022 के एग्जामिनेशन में 9,52,605, मतलब लगभग 10 लाख लोगों ने इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है। तो देख लीजिए कि कितना ज्यादा कंपटीशन होगा। ये एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन, जो कि 2 जुलाई 2023 को कंडक्ट हुआ था, उसका रिगार्डिंग डाटा है, आरटीआई फाइल करके डाटा आया था। तो यहां पर हमें बताया गया है कि भाई लगभग 10 लाख लोगों ने इस एग्जाम का फॉर्म भरा है। अगर हम 2021 का ईओ एग्जामिनेशन भी देखें, तो वहां पर भी दोस्तों जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम एक्चुअल में दिया था, वो भी 2.5 लाख के आसपास था। तो यहां पर एग्जामिनेशन में आपको काफी कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये एग्जाम रेगुलर नहीं है तो लोगों को कम इंफॉर्मेशन होगी तो हमारा कंपटीशन कम होगा। ये यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन, एसएससी जैसे एग्जामिनेशन जितना कंप्यूटर वाला नहीं होगा, तो उतना ही कंपटीशन यहां पर भी है। तो आप लोगों को इस बात को माइंड में रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि भाई कम लोग हैं, आराम से प्रिपेयर करेंगे, कि थोड़ा अच्छा लेवल कम लोगों में मेंटेन कर लेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो धारणा है वो गलत प्रूव होगी फिर। तो सेकंड पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक सिंगल प्रिपरेशन करके एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन दोनों को क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई डिफरेंट प्रिपरेशन नहीं करनी है कि भाई एपीएफसी के लिए मैं ये सेट ऑफ प्रिपरेशन फॉलो करूंगा, ईओ के लिए मैं ये सेट ऑफ प्रिपरेशन फॉलो करूंगा। नहीं, आपको एक सिंगल सेट ऑफ प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो सिलेबस है दोनों एग्जामिनेशन का वो ओवरलैपिंग है। लगभग 85% सिलेबस दोनों एग्जामिनेशन का ओवरलैपिंग है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें ओवरऑल सिलेबस की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जनरल इंग्लिश भी सिलेबस का पार्ट है, करंट इवेंट भी पार्ट है, फ्रीडम मूवमेंट भी पार्ट है। जो ये ग्रीन कलर वाले आपको सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, ये वो सेक्शन है जो कि दोनों एग्जामिनेशन में आते हैं, एपीएफसी में भी आते हैं और ईओ एग्जामिनेशन में भी आते हैं। सोशल सिक्योरिटी आपको दोनों एग्जाम्स में देखने को मिलेगी, जनरल साइंस आपको दोनों एग्जाम में देखने को मिलेगी, अकाउंटेंसी, पॉलिटी, आईआर एंड लेबर लॉ दोनों एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे प्रिपेयर करिए कि भाई ये दोनों एग्जाम में काम आए। ऐसा ना हो कि भाई आप एपीएफसी के लिए अलग आईआर एंड लेबर लॉ प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ईओ के लिए अलग आईआर एंड लेबर लॉ प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही बेकार स्ट्रेटेजी है। हमारी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हम अपना लेवल इतना हाई रखें, एपीएफसी के हिसाब से हम इन कंपोनेंट्स को तैयार करें, क्योंकि अगर हम एपीएफसी एग्जाम के लिए रेडी हैं तो ईओ एग्जाम के लिए हम ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। सिमिलरली आपको बस 4 कंपोनेंट जिनकी वेटेज अगेन बहुत ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, स्टेट, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये 4 कंपोनेंट आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं जब आप एपीएफसी एग्जाम का जो है प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो इन 4 कंपोनेंट्स की वेटेज अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस है, लेकिन आप देखिए 105 क्वेश्चंस का सिलेबस दोनों एग्जामिनेशन में सेम है। तो अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, इन एग्जाम्स की, तो आप एक सिंगल प्रिपरेशन रखिए और उन प्रिपरेशन को इन दोनों ही एग्जाम्स पे अप्लाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये मेरा सेकंड पॉइंट था। दोस्तों, थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अगेन बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करेगा। जनरली हमारे माइंड में आइडिया रहता है, हमारे माइंड में इमेज रहती है कि ये एग्जाम तो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बना हुआ है, क्योंकि यहां पर यूपीएससी के सिलेबस काफी है। यूपीएससी के कंपोनेंट्स है, इंडियन पॉलिटी है, फ्रीडम मूवमेंट है, देन इकोनॉमी है, देन जनरल साइंस है। तो ये तो यूपीएससी वालों का एग्जाम हो गया। बट ये धारणा बहुत ही गलत धारणा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आप इन एग्जाम्स के पैटर्न को देखोगे, आप पीवाईक्यूज को देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई इस एग्जाम में यूपीएससी की जो वेटेज है वो अराउंड 1/3 ही है। ठीक है, बाकी जो 2 पार्ट हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए। वो 2 पार्ट कौन से?
आप देखिए कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये फर्स्ट ब्लॉक है। अगर आपका ये फर्स्ट ब्लॉक वीक है तो आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लगभग 33% वेटेज, अराउंड 40 मार्क्स का पेपर आपको इन 4 कंपोनेंट से देखने को मिलेगा। सिमिलरली अकाउंटेंसी, आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, यहां की भी वेटेज अराउंड 30 to 35% है। आपको यहां से भी 40 नंबर के आसपास का पेपर देखने को मिलेगा, एंड सेम 40 नंबर फिर यहां से। तो इन तीनों ही कंपोनेंट्स की, तीनों ही ब्लॉक्स की वेटेज इक्वल है। सिर्फ यूपीएससी का होने से आप सिर्फ 1/3 रेडी होंगे एग्जाम के लिए। और अगेन क्योंकि पैटर्न डिफरेंट है, तो आप यूपीएससी की नॉलेज को भी ऐसा अप्लाई कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। आपको एग्जाम के हिसाब से अपनी चीजों को कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर इन तीनों ही ब्लॉक्स को आपको इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी, इक्वल प्रिपरेशन टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप इन एग्जाम्स को क्लियर करने की सोच सकते हैं। अगर आप किसी भी ब्लॉक को मिस करते हैं तो आपकी सिलेक्शन फिर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती है। तो यहां पर यू शुड बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। आपको इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में ऐसी नॉलेज पक्का होनी चाहिए कि आप एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, तो ये अगेन ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। जनरली एज एन एस्पिरेंट हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि हम कुछ कंपोनेंट्स छोड़ देते हैं या कुछ कंपोनेंट्स को लेस प्रायोरिटी देते हैं। जो हाई प्रायोरिटी वाले कंपोनेंट्स हैं, जो हमने पढ़े हुए हैं, उनको और मजबूत कर लेते हैं, तो कई बार वो बैकफायर कर जाती है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग देखिए कि हमें यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में ये कम देखने को मिलता है कि कट ऑफ यहां पर बहुत हाई रहती है एग्जामिनेशंस की। यूपीएससी में आप कट ऑफ देखें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कट ऑफ है वो अराउंड 90, 85 आजकल ऐसी चल रही है। लेकिन इन एग्जामिनेशन में जो कट ऑफ है दैट इज मोर देन 60%। इन दी रिक्रूटमेंट टेस्ट जो आरटी एग्जामिनेशन है, वहां पर कट ऑफ मोर देन 60%। अगर हम 2015 के एपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें तो इस टाइम पर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था वो 100 नंबर का हुआ था, और कट ऑफ कितनी गई थी? 66.5 फॉर जनरल कैटेगरी, विच इज वेरी हाई कंपेयर टू दी यूपीएससी स्टैंडर्ड। तो यहां पर अगर हम एपीएससी ईओ एग्जामिनेशन की बात भी करें 2021 की, तो यहां पर जो फाइनल कट ऑफ थी वो थी 259.33 आउट ऑफ 400, और जो रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ थी वो थी 187.39 आउट ऑफ 300, विच इज अगेन मोर देन 60%। दोस्तों यूपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और वहां पर अगर कट ऑफ 60% से ज्यादा जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि भाई एग्जाम में कितना हाई कंपटीशन होगा। अगेन यही प्रूव हो रहा है यहां पर, और पेपर आसान नहीं है। आप लोग पुराने पेपर उठा के देखो, आपको पेपर आसान नहीं लगेंगे। और कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। सिलेबस में सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट मेंशन्ड है। तो यहां पर इन एग्जाम्स का लेवल हाई होने के बावजूद कट ऑफ बहुत हाई है, तो इसका मतलब यह है कि भाई यहां पर क्रीम पार्टिसिपेट कर रही है। तो आपको अगेन अपनी प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल की रखनी पड़ेगी। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि भाई छोटी मोटी प्रिपरेशन करके हम एग्जाम क्लियर कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल है। ठीक है, एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जो आप लोग जानते भी हैं, मैं फिर भी आपको रिमाइंड कराऊंगा कि सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। यहां पर आपको एक तो अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, और अर्ली स्टार्ट करने के बावजूद आप लोगों को प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन एग्जाम्स में 2 घंटे में 120 क्वेश्चन है, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप टाइम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन छोटे मोटे नहीं आते, क्वेश्चन बड़े बड़े भी आते हैं, लेंथी भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। अकाउंट्स के न्यूमेरिकल भी थे, तो वहां पर टाइम लगता है, क्वांट्स के क्वेश्चन में टाइम लगता है, और इंग्लिश के कंप्रेंशन रीड करने में टाइम लगता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हो तो आपको वहां पर पेपर में टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आप इस चीज को अगर पहले ही टारगेट करने की सोच रहे हो तो प्लीज डू एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन, और कम से कम 10-15 मॉक टेस्ट देके जाओ, ताकि आप कंफर्टेबल फील करो इन द एग्जामिनेशन हॉल। दोस्तों ये एग्जाम आप लोगों की पूरी एफर्ट्स के बाद ही क्लियर हो सकते हैं। अगर आप लोग हाफ हार्टेड एफर्ट्स देंगे तो इन एग्जाम्स को क्लियर करना फिर आपके लिए एक ड्रीम ही है। ठीक है, अगर लक भी मैं बात करूं तो लक भी उनका फेवर करता है जो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, सिर्फ लक से अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता तो बहुत लोगों का लक बहुत तगड़ा होता है। तो यहां पर इन एग्जाम्स में आपको यही गाइड करूंगा कि अच्छे सोर्स फॉलो करें, अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करें, थोड़ा अर्ली स्टार्ट लें, रेगुलर प्रिपरेशन करें, और सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस और पीवाईक्यूज को अच्छी तरह एनालाइज कर लें, ताकि आप लोग जो भी एफर्ट डालें वो राइट डायरेक्शन में डालें। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई डाउट है आपको कोई भी क्वेरी है इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, आप लोग अपने डाउट लिखो, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगा, और दोस्तों आपकी पूरी सहायता करेंगे इन एग्जाम्स को क्लियर करने में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।